आज मैं आपको 10 ऐसे एनीमे बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे मजा तो आया। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो कि है लुकिज्म। लुकिज्म में हमें डेनियल पार्क की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसे स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा मोटा होता है और उसका चेहरा थोड़ा भद्दा होता है। इसलिए इन सबसे परेशान होकर वो अपना शहर और स्कूल दोनों चेंज कर देता है, इस उम्मीद में कि वहाँ शायद उसे ये सेम प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। पर उसे वहाँ पे भी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन जब वो सुबह सो के उठता है और मुंह धोते हुए अपना चेहरा शीशे में देखता है, तो वो पाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। उसकी बॉडी एकदम मस्कुलिन बन चुकी होती है और उसका चेहरा एकदम हैंडसम हो चुका होता है। उसको इस बॉडी के मिलने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो देखने के लिए आपको एक शो देखना पड़ेगा, जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, हिंदी में, एक सीजन 8 एपिसोड के साथ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनीमे की तरफ, जो कि है चेंसो मैन। चेंसो में हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेंजी और पोशिदा की। डेंजी एक डीमन हंटर होता है जो डीमन को मारने का काम करता है अपने पेट पोशिदा के साथ। लेकिन अपने पेट पोशिदा को बचाने के चक्कर में वो किसी तरह से उसके साथ फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से उसे पावर्स मिलती है कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को चेंसो में ट्रांसफॉर्म कर पाता है। इसी के साथ सीन में एंट्री होती है माकी, जो उसे पब्लिक सेफ्टी काउंसिल में ज्वाइन कराती है। और इस शो को देखने का अगर कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो है माकीमा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ, जो कि है ब्लू लॉक। जापान फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, तो उसके इस सपने को पूरा करने के लिए वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है ब्लू लॉक प्रोग्राम, जिसका एक ही मोटिव होता है जापान से एक वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनाना। जिसके लिए वो देश भर से 300 प्लेयर्स को एक ही फैसिलिटी के अंदर रखकर उन्हें ट्रेन करते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर यूइची इसाकी भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और खुद से बेहतर प्लेयर्स को देखकर वो किस तरह से उनसे आगे बढ़ने की भूख उसे और ज्यादा आगे बढ़ाती है, ये देखने के लिए मिलता है आपको इस सीरीज के अंदर। इसमें आपको फुटबॉल के मैचेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। खास तौर पर इसका सीजन 2 में जो मैच होता है जापान अंडर 19 टीम वर्सेस टीम ब्लू लॉक, जिसमें आपको मैच के बीच में एनिमेशन में थोड़ी थोड़ी कमियां देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन उसका लास्ट एपिसोड पूरी तरह से उसकी भरपाई कर देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनीमे की तरफ, जो कि है सोलो लेवलिंग। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे डंजन्स ओपन होते रहते हैं। डंजन्स ऐसे गेट होते हैं जो इस दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ते हैं, जिसमें हंटर्स होते हैं, वो उन डंजन्स को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। जिसमें हमारा संग जिन वू, द वीकेस्ट ई रैंक हंटर, वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन एक डंजन में जाता है, जो आगे चल के डबल डंजन में क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जिसमें उसके कई साथियों की जान भी चली जाती है। पर किसी तरह से वो सीक्रेट रिचुअल को पूरा करके वहां से बच निकलता है। लेकिन उसके बाद उसे एक पावर मिलती है जिसे कहते हैं सिस्टम, जिसके बाद वो अपने आप को लेवल अप करता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और किस तरह से वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता जाता है। इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन देखने के लिए मिलते हैं और इसका एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये एनिमे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ, जो कि है काइजू नंबर 8। काफका हिबिनो, जो कि 32 साल का है और मॉन्स्टर स्वीपर का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया में काइजूस यानी कि मॉन्स्टर्स अटैक करते रहते हैं और उन्हें रोकने का काम करती है एंटी काइजू डिफेंस फोर्स। इन दोनों की फाइट के बाद जो भी रिमेनिंग रह जाती है उनको क्लियर करने का काम होता है इन मॉन्स्टर स्वीपर्स का। एक दिन एक इंसेक्ट काफका के मुंह में चला जाता है, जिस वजह से उसे पावर मिल जाती है काइजू में ट्रांसफॉर्म होने की, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसे आगे चल के नाम मिलता है काइजू नंबर 8। अब अपनी इन पावर्स के साथ वो डिसाइड करता है कि वो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसने बचपन में अपनी फ्रेंड से वादा किया था। इस सीरीज के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के साथ हम लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नंबर 5 की, जो कि है फ्री रेन। इस स्टोरी की शुरुआत ही बहुत अलग होती है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही देखने के लिए मिलता है कि डीमन किंग का खात्मा हो चुका होता है, जिसमें हम फॉलो करते हैं कि एल्फ मेज को, जो कि है फ्री रेन, जो कि हजारों सालों से जिंदा है और आगे चलकर वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करती है अपने स्टूडेंट फन और वॉरियर स्टार्क के साथ। सीरीज के बीच बीच में हमें फ्री रेन की यादें भी दिखाई जाती हैं, जो कि उसने बनाई होती है अपने दोस्तों के साथ डीमन किंग को हराने से पहले। इस सीरीज के अंदर आपको अच्छा एक्शन, एनिमेशन, बीजीएम और एक एडवेंचर, वो भी डिसेंट प्लॉट्स के साथ देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ, जो कि है जुजुत्सु काइसेन। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी। वो बात अलग है कि उसे मेन कैरेक्टर कोई मानता नहीं है, क्योंकि हमारे शो का एक ही स्टार है, द वन एंड ओनली, द ऑनर्ड वन, गोजो सातोरू। एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन इमोशन से कर्सेस पैदा होते हैं और जिन्हें रोकने का काम जुजुत्सु जादूगर कहते हैं, जिनमें सबसे पावरफुल होता है गोजो सातोरू। मतलब अगर आप इस बंदे को कर्सेस के सामने खड़ा कर दो तो ऐसा लगेगा कि वो बच्चे हैं और ये मॉन्स्टर है। इसमें हमारा यूजी इतादोरी एक दिन मेगुमी को बचाने के चक्कर में एक एंशिएंट कर्स फिंगर खा लेता है, जो कि होती है द किंग ऑफ कर्सेस, बीमन सुकुना की। इसके बाद सुकुना को यूजी की बॉडी पर एक टेम्पररी कंट्रोल मिल जाता है,
जिससे बचाने के लिए गोजो सातोरू उसे ले आता है जुजुत्सु हाई में। इसके अंदर हमें बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे टोडो, नानामी, यूटा, हकारी, ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपको एकदम टॉप लेवल एक्शन देखने के लिए मिलता है, वो भी टॉप टियर एनिमेशन के साथ। तो इसी के साथ हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, जो कि है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर हमारे तांजिरो की कहानी है। एक रात जब वो बाहर होता है तो कोई डीमन आके उसकी पूरी फैमिली को स्लॉटर कर देता है, पर उसकी बहन की चीज तो बच तो जाती है, पर वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अपनी बहन को सही करने के लिए, अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर वो अपने नए दोस्तों जेनुत्सु और इनुस्को को मिलता है। जेनुत्सु भाई, इस बंदे को डीमन स्लेयर का आप अपरिचित समझो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब शो देखोगे तो आप समझ जाओगे। इस सीरीज के अंदर आपको अच्छे फाइट सीन देखने को मिलती है, अच्छी स्टोरी देखने के लिए मिलते हैं और एकदम टॉप के एनिमेशन देखने के मिलते हैं। अब जब मैं फाइट सीन की बात कर ही रहा हूँ तो इसमें सीजन 2 में आपको एक फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगी तांजिरो, इनुस्को, जेनुत्सु और टेंगेन वर्सेस दाकी और क्यूटोरो। भाई उसके जो एनिमेशन होते हैं, उसकी जो कोरियोग्राफी होती है, एकदम टॉप लेवल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लिस्ट में नंबर 2 की तरफ, जो कि है डेथ नोट। लाइट यागमी, जो कि एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, स्कूल से जाते वक्त उसे एक बुक मिलती है। जब उसे आगे चल के पता चलता है कि उस बुक की पावर से वो किसी को भी मार सकता है, तो वो अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेता है कि वो इस पूरी दुनिया से क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेट मी रिफ्रेज इट, वो अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेता है कि वो इस दुनिया से पूरी तरह से क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा। अब इस सीन में एंट्री होती है हमारे एल की, जो कि एक जीनियस डिटेक्टिव है। अब उसका काम है लाइट को रोकना और उसका पता लगाना, और लाइट को उसे खुद को बचाना है। तो पूरी सीरीज इन दोनों के बीच में चलते हुए माइंड गेम्स के ऊपर है, जिसमें आपको बहुत अच्छे प्लॉट ट्विस्ट, मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स देखने के लिए मिलती है लाइट यागमी और एल के बीच में। ये शो एकदम टॉप लेवल है, आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 की तरफ, जो कि है हाईक्यू। ये शो पूरी तरह से वॉलीबॉल के ऊपर बना है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर हिनाटा शोए एक वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहता है, जो कि हाइट में थोड़ा छोटा है और वॉलीबॉल को एक लंबे लोगों का स्पोर्ट्स माना जाता है। इस शो के अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वॉलीबॉल मैचेस देखने के लिए मिलते हैं, और इन मैचेस को देखते वक्त आप इंटेंसिटी, टेंशन और सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस जो होते हैं मैच के बीच में, उन सबको बहुत अच्छी तरह से फील कर पाते हो। इस शो के अंदर हमें एक छोटी सी राइवलरी भी देखने के लिए मिलती है, जो कि होती है हिनाटा और कागेयामा के बीच में। हिनाटा शुरुआत में तो कागेयामा से बहुत ज्यादा पीछे होता है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे चलकर अपने स्किल्स पर काम करता है और धीरे धीरे उसकी बराबरी पे आने लगता है। इस शो के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, उन सभी कैरेक्टर्स की अच्छी खासी कैरेक्टर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। इस शो के अंदर आपको अच्छे वॉलीबॉल मैचेस, एनिमेशंस, इंटेंसिटी, इमोशंस, बीजीएम, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ये एक लौता ऐसा शो है जिसे मैंने 2 बार देखा है, इसलिए आपको इस शो को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इस शो को देखने के बाद आपको वॉलीबॉल से प्यार हो जाएगा। तो आपने अगर इनमें से कोई सा भी एनीमे देखा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा एनीमे देखने की सोच है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।